हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, वो भी फुल कंटेंट के साथ और सीरीज के साथ हम साहित्य को पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अपनी जो कहानी की सीरीज है उसमें जो नई कहानी चली थी, उसके साथ साथ जो और आंदोलन चले थे उन सब कहानी जो आंदोलन थे उनकी मतलब विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, ये सब हम पढ़ेंगे। तो नई कहानी की जो विशेषताएं थी, जो परिस्थितियाँ थी, वो तो हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उसके साथ जो अन्य प्रवृत्ति आंदोलन चले थे वो सब। तो अन्य प्रवृत्ति आंदोलनों में चले थे जैसे ए कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, ठीक है, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, ये जितने भी आंदोलन चले थे इन सब की विशेषताएं आज हम देखेंगे आज की क्लास में। तो क्लास को पूरा देखना ताकि आपको अंत तक देखना ताकि आपकी जितने भी ये आंदोलन चले थे इन सब की विशेषताएं अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले है ए कहानी, ठीक है। और ए कहानी की क्या विशेषता थी कि इसकी मुख्य विशेषता थी कि जीवन मूल्यों का तिरस्कार। इन्होंने जो जीवन के जो मूल्य होते हैं उनका तिरस्कार किया था। परंपरा का जो परंपरा थी उसको पूर्णतः इन्होंने नकारा था। और अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता और शिल्पगत अमूर्तता आएगा इधर, शिल्पगत अमूर्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी ए कहानी की, ठीक है। ए कहानी की मुख्य विशेषता थी जीवन मूल्यों का तिरस्कार और परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता और शिल्पगत अमूर्तता। आगे देखते हैं कि ए कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। यह कथन है गंगा प्रसाद विमल का, ठीक है। जो कि ए कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के अन्य मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। यह कथन है गंगा प्रसाद विमल का। तो जितने भी कथन आते हैं वो तो आपको वैसे के वैसे याद करने ही पड़ेंगे। आगे है साठोतरी कहानी कि ये जो ए कहानी इसे साठोतरी कहानी भी कहते हैं कि साठोतरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा था, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर ए कहानी नाम कहानी की व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी। कि जो साठोतरी जो कहानी चली थी उसको पहले गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, परंतु फिर उन्होंने उसका समकालीन नाम न रखकर ए कहानी नाम रख दिया था और इसका व्याख्यान आरंभ कर दिया था। और 1960 ईस्वी के बाद हिंदी कहानी के क्षितिज पर ए कहानी आंदोलन के रूप में उगाती है। यह किसका कथन है? ये रजनीश कुमार का कथन है कि 1960 के बाद जो ए कहानी थी यह आंदोलन एक मतलब बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। यह कथन रजनीश कुमार का है। कुछ लोग ए कहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं कि जो ए कहानी जो आई है वह नई कहानी का ही एक मतलब बढ़ता हुआ क्रम है कि ए नई कहानी का विकास हो गया है और उसी को ए कहानी कहा जा रहा है। अगला है एक और शुरुआत। एक और शुरुआत जो कहानी है, इसी कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। कि एक और शुरुआत कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। और इसी कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। आगे है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में कहानी के विरोध में IIS प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख निकाला था। कि जो कमलेश्वर थे उन्होंने धर्मयुग पत्रिका में जो ए कहानी थी उसके विरोध में एक लेख निकाला था और वह लेख आगे है
सहचेतन कहानी। सहचेतन कहानी में देखते हैं कि इसमें माना गया है कि नई कविता, हम अब देखेंगे कि जो सहचेतन कहानी थी उन सहचेतन कहानी की विशेषताएं। तो इसमें माना गया है कि नई कविता तथा कहानी के दौर की कहानियां संतरास और निरर्थकता है कि दिशा को ज़्यादा दिखाती है, कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है, और सहचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। कि इन्होंने कहा है कि जो सहचेतन कहानी है उसमें कि जो नई कहानी थी या कहानी का जो दौर था उसमें उन कहानियों में संतरास आ गया था और निरर्थकता की आ गई थी। इस वजह से जो जीवन जीने की इच्छा थी वह खत्म होने लगती है, और जो सहचेतन कहानी जब आती है तो वह सहचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता लेकर आती है, संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। आगे है कि महीप सिंह का कथन है कि जो सहचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। तो यह देखो कितना अच्छा कथन है कि महीप सिंह ने कहा है कि सहचेतन जो है वह एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जीवन को जाना भी जाता है। यह महीप सिंह का कथन है। ठीक है, तो वैसे भी सहचेतन कहानी के जो प्रवर्तक है वो महीप सिंह है, और जो कहानी के प्रवर्तक थे वो गंगा प्रसाद विमल थे। आगे देखते हैं सहज कहानी। सहज कहानी जो आंदोलन चला था, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे अमृत राय। इससे पहले की जो क्लास है उसमें हमने कर लिया है यहाँ पे, ताकि आपको साथ साथ याद होता रहे। तो ये जो सहज कहानी आंदोलन चला था, इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह कोई आंदोलन नहीं है, कि जो अमृत राय थे उन्होंने कहा था कि यह सहज कहानी कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा, कितने सारे जो आंदोलन चले हैं उनको कहानी पर कि उन आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपी जाने के कारण वह मूल कथा, वह रस खत्म हो गया है कहानियों का, जो कहानी का प्राण होता था। कितने सारे जो आंदोलन चले हैं उन आंदोलनों के कारण जो कहानी में जो कथा थी, जो रस था, वो खत्म हो चुका है, जो कहानी के प्राण होते थे। अतः सहज विषय, सहज भाषा से कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। उसके बाद है अमृत राय ने 1968 ईस्वी में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ किया था। यह पहले दिल्ली से प्रकाशित होती थी। ठीक है, जो नई कहानी पत्रिका थी वह पहले दिल्ली से प्रकाशित होती थी, और अमृत राय ने 1968 से इसका इलाहाबाद से प्रकाशन आरंभ किया था। अगला है कि कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। कि जो कहानी है उसका लक्ष्य अपना कहानीपन न खोकर जीवन के जो सहज रूप है, उनके जो सत्य है, जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करना है। उसके बाद है समानांतर कहानी। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। तो समांतर कहानी की विशेषताएं देखेंगे और इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। इस आंदोलन के कहानीकार थे वो वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वह समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। कि इस जो समांतर कहानी के जो प्रवर्तक थे वो वामपंथ की जो विचार थे उससे सहमत थे कि जो साहित्य है उसके केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वह समाजवादियों सर्वहारा के चिंतन से सहमत नहीं थे। जो सर्वहारा चिंतन थे उससे सहमत नहीं थे। उनके अनुसार सर्वहारा एक खास व्यक्ति से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर
कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना में उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी गई। कि जो समांतर कहानी से जितने भी उन कथाकार थे, उन्होंने आम आदमी जो था, देश में जो आम आदमी थे, उनके आर्थिक अभाव को, उनके संघर्ष को, उनकी समस्याओं को पहचाना और फिर उसी को उन्हीं विषयों को अपनी कहानी का केंद्र बनाकर साहित्य में लाने की उन्होंने प्रेरणा दी थी समांतर कहानी में। आगे है कि आम आदमी का संघर्ष शोषण प्रधान व्यवस्था से है। कि जो शोषण हो रहा है उससे, उस व्यवस्था से है आम आदमी का संघर्ष, जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। कि आम आदमी का जो संघर्ष है वो तो जो मतलब जो शोषणकारी व्यवस्था है उससे है, और ये जो शोषण प्रधान व्यवस्था है इसमें सामंतवादी आते हैं, पूंजीवादी आते हैं और संप्रदायवादी आते हैं। इन्होंने शामिल किया है समांतर कहानी में सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों को शोषण प्रधान व्यवस्था में इन्होंने शामिल किया है और समांतर कहानी में इसी संघर्ष को बखूबी चित्रित किया है। और समांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा इन्हें बेनकाब करती है। ये जितनी भी व्यवस्थाएं, संस्थाएं चली हुई है, इनको इसके मतलब वर्ग चरित्र की पहचान करती है और इनको बेनकाब करती है। अगला है कथन है, ये डॉक्टर विनय का कथन है कि आम आदमी सिर्फ आदमी है, वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्ग में बटा हुआ न होकर एक संस्कृति है। न आएगा, बटा हुआ न होकर एक संस्कृति है। ठीक है। अगला है कि मध्यकालीन, यह डॉक्टर मधुरेश का कथन है कि जितने भी कथन है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अच्छे से याद करने हैं ताकि पेपर में आए तो यहाँ से तो नंबर कम से कम ना कटे। तो मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, कि जो मध्यकालीन जो कवि थे उन्हीं की तरह कमलेश्वर ने कहा है कि आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है, जिसे आदमी आसानी से देख और पहचान पाना असंभव है। यह है डॉक्टर मधुरेश का कथन। आगे है सक्रिय कहानी। अब जो सक्रिय कहानी है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सक्रिय कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं डॉक्टर वत्स्य, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो सक्रिय कहानी है इसमें माना गया है कि कहानीकारों को समस्या का निष्क्रिय में प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो कहानीकार है उसमें कहानीकारों को कहानी में सिर्फ समस्या नहीं बतानी चाहिए, उस समस्या से लड़ने का जो हौसला है वह भी पाठक को देना चाहिए। आगे है सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। कि सक्रिय कहानी का मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा, उस समय और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थे और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सर लेती है। यह डॉक्टर वत्स्य का कथन है। उसके बाद अगला है सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। कि जो सक्रिय कहानी थी उसमें जनवादी कहानी और जो समानांतर कहानी जो चली थी उन दोनों की अवधारणा को सक्रिय कहानी में शामिल किया गया था। उसके बाद अगला है जनवादी कहानी।
जनवादी कहानी की विशेषता है कि पहले तो देखते हैं इसके मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो कि सन 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना की गई थी। 1977 में की गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचारधारा मंच की स्थापना। और जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 1982 में दिल्ली में हुआ था। कि जनवादी लेखक मंच का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वह भी दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ था। यह अधिवेशन होने के बाद ही ये जो जनवादी कहानी थी यह एक सक्रिय और गतिशील रूप में यह आंदोलन चला था। उसके बाद है यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास में देखता है कि जो जनवादी आंदोलन था वह जो प्रेमचंद की जो कहानी परंपरा थी उसके विकास के रूप में खुद को देखता है। आगे है कि यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है कि जो सर्वहारा पर जो शोषण किए जा रहे हैं उस पर संघर्ष करना है और किसान मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सहजता से उभारती है। कि किसान के मजदूरों पर जो शोषण हो रहा है उन सबको यह बड़ी ही सहजता से उभारती है, बहुत ही बारीकी और सहजता से। आगे कफन और पूस की रात से जनवादी लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। इसके बाद रामचंद्र तिवारी ने कि जो प्रेमचंद की कफन और पूस की रात जो कहानी है इन कहानियों के बाद से ही जनवादी लेखन जो परंपरा है उसका आरंभ माना जाता है। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में जो कहानियाँ ली हैं उन्होंने वो ये है कि रामचंद्र तिवारी ने जनवादी आंदोलन जब चला था जो कहानी परंपरा चली थी उसके विकास में कुछ अन्य कहानियों को भी जोड़ा है। तो उसमें आती है पर्दा, यशपाल की पर्दा कहानी। उसके बाद है गदल, गदल किसकी है? राघे राघव की। हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है। हंसा जाई अकेला मार्कंडे। चीफ की दावत भीष्म साहनी। दोपहर का भोजन अमरकांत। बोझ शेखर जोशी। तो ये वो कहानियाँ हैं जो जनवादी जो कहानी चली थी उसके विकास परंपरा में रामचंद्र तिवारी ने इन कहानियों को जोड़ा था। तो पहली है पर्दा, गदल, गदल है राघे राघव की, पर्दा है यशपाल की, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है, हंसा जाई अकेला मार्कंडे की है, चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है, बोझ शेखर जोशी की कहानी है। तो ये हमारे जितने भी नई कहानी जो थी उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। अब इनके अलावा जो प्रवृत्ति आंदोलन थे उनकी विशेषता हमने आज देखी है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।